केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपना बजट पेश किया है। वैसे तो कई सौगातें भी इस बजट में उन्होंने दी है और आकर्षण में अगर हम बात करें तो बिहार इस बजट के केंद्र में रहा। क्या कुछ खास बातें उन्होंने कही और क्या वाकई में आम आदमी के मन मुताबिक ये बजट है या नहीं है। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश भंडारी जी मौजूद हैं। सर, आज निर्मला सीतारमण जी ने अपना बजट पेश किया, मधुबनी साड़ी पहन के वो गई थी। जाहिर सी बात है बिहार इलेक्शन केंद्र में ज़रूर है, बिहार को कई सौगातें मिली हैं, बिहार की बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले समाज का वो तबका जो कहीं ना कहीं कभी ना कभी आश्रित हो जाता है, उस आश्रित तबके को यानी कि सीनियर सिटीज़न को कई प्रकार की छूट दी है। जैसे जो उनका टैक्सेशन है वो 50,000 से बढ़ा के 1,00,000 रुपये कर दिया गया है। तो किस प्रकार से देखते हैं आप इसे? देखिए, ये जो बजट है वो बहुत अच्छा मानता हूँ इस हिसाब से कि पहली बार जो है वेतनभोगी कर्मचारी जिनका वो खुद और उनका परिवार जो वेतनभोगी है वो परिवार को पालते हैं और वेतन जो उनको मिलता है उसमें से टैक्स कटता है, टैक्स कट के ही वेतन मिलता है। उस तबके को निर्मला जी ने छुआ है और उनमें छूट दी है। आप ये देखिए कि वो छूट जो है पहले के मुकाबले वो बहुत अच्छी है। 10-12 लाख रुपए का आपको मुझे छूट मिल रही है। आज आप ये देखिए कि इस छूट से वेतनभोगी जो कर्मचारी हैं वो प्राइवेट सेक्टर में हो, सरकारी कर्मचारी हो, केंद्र सरकार के हो, राज्य सरकार के हो, दोनों तरफ अगर सब देखते हैं तो ये ऐसा तबका है जिसको सबसे ज़्यादा राहत मिली है। और वो ये है कि उनको जो वो है अब उनके जो आयकर लगता था उस आयकर की जो बचत होती, उनका घर तो चल ही रहा था, लेकिन आयकर से जो बचत होगी वो उसका निवेश वो कहाँ करेंगे? वो करेंगे अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए या फ्लैट या मकान खरीदने के लिए, ज़मीन खरीदने के लिए, या अपने कोई वाहन खरीदने के लिए, या बच्चों की शादी करने। तो उसका कोई सदुपयोग होगा तो उसके लिए एक बहुत बड़ी राहत के रूप में ये जो छूट दी गई है, ये एक आम कर्मचारियों के लिए, सरकारी कर्मचारी, वेतनभोगी जो वर्ग है वो आज बहुत प्रफुल्लित होगा, ऐसा मेरा मानना है। सर, जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए जो छूट का ऐलान किया गया है, जैसा कि शुरुआत में भी मैंने कहा था 50,000 से बढ़ा के 1,00,000 रुपये कर दिया गया है, तो इन वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये छूट क्या वाकई में लाभदायक है या इसे और बढ़ाना चाहिए था? देखिए, सबसे बड़ी बात आप ये है कि वरिष्ठ जो नागरिक होता है उसकी आय का स्रोत जो है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। वो एक ऐसा समय आता है जब वो अगर वो पेंशन याफ्ता है तो पेंशन याफ्ता है तो अपने घर में उसको सम्मान मिलता है, क्योंकि उनके पास एक सम्मान की राशि आती रहे जो पेंशन के रूप में आती है। परिवार वाले भी देखते हैं कि इनके कुछ न कुछ रुपया आता है तो उसकी सेवा करते हैं। लेकिन ये समय के साथ जितनी महंगाई बढ़ती है उस हिसाब से अगर आप देखें तो वो नाकाफ़ी होता था। अब ये जो छूट मिली है इसका लाभ ये मिलेगा। एक और लाभ इसका मिला वो ये है कि वृद्धावस्था के अंदर जो है लाइफ सेविंग, मतलब जो आपकी बीमारी पे जो खर्च है वो बढ़ जाता है। तो निर्मला जी ने जो किया है कि उसमें जो कम से कम कैंसर जैसे मतलब दवाइयों पर जो ड्यूटी इतनी हाई थी, जिसमें ये होता था कि साहब या तो इलाज कराओ या मर जाओ, तो अब उनको थोड़ी सी ये राहत मिली है कि उस पर जो ड्यूटी है वो कम की गई है। और उसका कम का ये लाभ है कि जो वो ऐसा वर्ग है जो बुजुर्ग है, मतलब वरिष्ठ नागरिक ही हैं, उनमें शायद कैंसर ज़्यादा होता है, युवाओं में भी होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनको बहुत अच्छी राहत मिलेगी, वो इलाज करवा सकेंगे अपना। दूसरा एक है कि MSME सेक्टर को पे जोर दिया गया है। तो ऐसा देखा गया कि छोटे उद्योग लगाकर रोज़गार उत्पन्न करने की जो मंशा है केंद्र सरकार की, उसमें जो बजट के अंदर उसमें जो प्रावधान किए गए हैं उसका लाभ मिलेगा आम जनों को। सर, एक विशेष बात
पिछले बजट की करें या इस बजट की करें, जो टैक्स स्लैब है जैसा कि आपने बताया वो करीब करीब 12.5 लाख के आसपास उसे कर दी है। लेकिन अगर हम आज के दौर की हम बात करें, क्योंकि रोज़गार एक बहुत बड़ी समस्या है भारत जैसे एक बड़े लोकतांत्रिक देश के अंदर, तो जो आम जन है, जो इस समय जो बेरोज़गार है या जिसकी तनख्वाह इस समय कम है, कहीं ना कहीं उसके मन में ये बात ज़रूर आई होगी कि मैं टैक्स देने को तैयार हूँ, लेकिन क्या मेरी सालाना इनकम 12 लाख छोड़िए 5 लाख से भी ज़्यादा है या नहीं। क्या लगता है आपको, इससे जुड़ा हुआ कोई चीज़ इस बजट में होना चाहिए या आने वाले समय में? देखिए, सवाल ये है कि आपकी जो अगर वेतनभोगी है, सरकार राज्य सरकार का कर्मचारी हो, निजी क्षेत्र का कर्मचारी हो, केंद्र सरकार का हो, तो देखिए उसके आय के अंदर सालाना वृद्धि तो होती रहती है। अब जो छूट दी गई है ये माने कैसे 12 लाख तक की है, हो सकता है आपका अगर ये मानना है कि 5 लाख से भी कम के लोग हैं। देखिए, तो ऐसे जब करारोपण की जो व्यवस्था होती है तो ये बात नहीं देखी जाती, उसमें एक ब्रॉडर पिक्चर लिया जाता है। उसके अंदर ये लिखा जाए भाई यहाँ तक आप अगर छूट देते हैं तो आपको और आपके राजस्व की हानि क्या होगी, और राजस्व की हानि के बाद जो है वो आम आदमी को उसका लाभ कितना पहुंचता है। तो ये समय के साथ अब मालूम पड़ेगा कि अब आज एक प्रथा शुरू हुई 12.5 लाख हुए, अब लाख रुपया महीना कमाने वाले आदमी को तब तक वहाँ उसको चिंता नहीं होनी चाहिए। तो अब सवाल ये आता है कि दोबारा मैं इस बात पर जोर दूँगा कि आय कर जो लगता था उसके बाद की जो बचत होगी वो कहीं ना कहीं निवेश के रूप में दिखेगी आपको। वो चाहे फ्लैट खरीदें, ज़मीन खरीदें, मकान खरीदें, बच्चों की पढ़ाई में लगे, तो वो आज जो एजुकेशन जो है वो भी निवेश है। आप एक पीढ़ी तैयार करते हैं और वो अपनी कमाई से करते हैं। उनसे जो जो लाभ मिलेगा, आम जो टैक्स का जो रुपया है वो आपका कम कटेगा, तो उसका कोई सदुपयोग यही होगा, परिवार में सदुपयोग होगा, शादी ब्याह में खर्च होगा, वाहन खरीदने में होगा। तो सरकार जो है जिसे सोच समझ के किया है, इस तबके का दिया है, मेरे समझ में ये बहुत अच्छा कदम है। सर, एक और विशेष बात इस बजट के अंदर जो नहीं देखने को मिली, क्योंकि आम आदमी ही सबसे ज़्यादा बजट से निगाह भी उस पर रखता है और कहीं ना कहीं प्रभावित भी आम आदमी होता है। और आम आदमी की इस समय जो सबसे बड़ी समस्या जो हमें लगती है वो उसका जो रसोई घर है, और रसोई घर से मेरा तात्पर्य रसोई गैस से है, एलपीजी से है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं उम्मीद गृहिणियों को थी, क्योंकि गृहिणी एक हमारे घर में एक वो हिस्सा होती है जो घर के बजट को कहीं ना कहीं कंट्रोल करती है। देखिए, सवाल ये है कि जो रसोई का खर्च जो होता है वो खेत से जुड़ा हुआ होता है। खेत में जो उपज होती है वो आम आदमी को किस भाव में मिलती है, ये आपको देखना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि सरकार जो है मिनिमम सेल प्राइस पे खाद्यान्न खरीदती है और उसे बेचती है, ताकि तो एक वर्ग जो है वो है किसानों का, जो है उसको अगर आप मिनिमम सेल प्राइस पे अगर वो नहीं देंगे तो किसानी कोई नहीं करेगा, क्योंकि किसानी के अंदर जोखिम ही जोखिम है। कृषि जो उद्योग है, कृषि का जो काम है, वो सबसे बड़ी बात है कि मौसम और सवाल ये कि वो कभी इंद्र देवता का कोप होता है, बरसात नहीं होती, और कभी इंद्र देवता बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, खूब बरसात हो जाती है, तो दोनों तरफ बेचारा किसान पिसता है। तो ये जो रसोई घर का जो खर्च है वो सीधा खेत से जुड़ा हुआ है। इसके अंदर ये जो व्यवस्था है वो है एग्रीकल्चर प्राइसिंग की, कृषि मूल्यांकन जो है, जो मूल्य क्या निर्धारित होते हैं। अब इसमें सरकार जैसे भारत जैसे जिसमें खाद्यान्न तो हमारे है, अब दक्षिण में सिर्फ चावल खाया जाता है, पूर्व में चावल खाया जाता है, उत्तर भारत के अंदर जो है लोग गेहूँ और मोटा अनाज खाते हैं। तो ये सब जो है एक ऐसी इसको हमें बहुत विस्तृत रूप से इसकी पूरी रूपरेखा बनानी पड़ेगी कि खाद्यान्न कैसे और सस्ता पड़े ग्राहक को, जो कंज्यूमर है उसको कैसे बढ़े। उसके लिए आप कैसी व्यवस्था करते हैं, मिनिमम सेल प्राइस पे कैसे करते हैं, किसानों को क्या लाभ दे रहे हैं, ये भी देखना पड़ेगा कि अनाज भी सस्ता मिले और किसानों को भी लाभ मिले। सर, रिसेंटली हमारे जो
ओलंपियंस हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, हमारे पैरालंपियंस हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। आज एक सेशन भी था दीपा मलिक का जो पैरालंपियन है, लेकिन इस बजट में खेलों को लेकर ज़्यादा कुछ नहीं दिखा। क्या लगता है वो खेलों को लेकर भी इसमें होना चाहिए या आपको उम्मीद है कि आगे शायद हो? देखिए, वो ज़माने गए जब खिलाड़ी को सिर्फ सरकारी साधनों का और सरकारी जो सहायता है उस पर निर्भर करना पड़ता था। आज स्थिति दूसरी है। आज ये है कि आप अच्छे खिलाड़ी तो आपको स्पॉन्सर मिल जाते हैं, 50-50 हज़ार रुपये महीने मिलते हैं। ऐसे खेलों के लिए मिलते हैं, स्क्वॉश जैसे खेलों के लिए, बैडमिंटन जैसे खेलों के लिए, टेबल टेनिस के लिए। तो जो प्रतिभावान खिलाड़ी हैं उनके लिए ये सब। लेकिन सवाल ये जो खेलो भारत का जो व्यापक योजना बनाई है, कि वो खेलों का जो टर्नओवर बनेगा, तो आप जैसे खेलों की जो लोकप्रियता बढ़ी है उसके साथ जो विभिन्न जो कॉरपोरेट क्षेत्र की जो कंपनियां हैं वो भी अब उसका लाभ लेना चाहती हैं, वो अपने ब्रांड वैल्यू क्रिएट करती हैं। तो मुझे लगता नहीं कि सब कि बहुत ज़्यादा सरकारी साधनों की ज़रूरत थी। खाली सरकारी साधनों की ज़रूरत कब होती है? मैदान की। मैदान राज्य सरकार उपलब्ध कराए। स्कूलों के अंदर अब देखिए, स्कूलों के अंदर ऐसे स्कूल खुलने चाहिए जिसके अंदर जब तक आपको सुविधा खेलों की ना हो वहाँ पर स्कूल का आपको अनुमति नहीं देनी चाहिए। तो मेरा कहने को होता है पहले सुविधा कर दीजिए, वो सिर्फ मैदान के लिए हो। जब आप मैदान तैयार करेंगे तो खेलने के उपकरण भी आ जाएंगे, खेलने वाले भी मिल जाएंगे। लेकिन सवाल ये कि आप बड़े शहरों में तो खेल के मैदान स्कूलों से गायब ही हो रहे हैं। उसे बचाना है, उसे बचा करके खेल कर रहे हैं। सर एक आखिरी सवाल है, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, डिजिटल युग में हम हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी डिजिटल को काफ़ी बढ़ावा दे रहे हैं और शायद यही एक प्रमुख वजह है कि 500 करोड़ रुपए एआई इंटेलिजेंस सेंटर खोलने के लिए रखे गए हैं। इस कदम को आप कैसे देखते हैं? देखिए, पिछले अब सारी दुनिया जो है वो तकनीक पर चलती है और तकनीक जो है हर दिन विकसित होती है। नए नए सिरे की टेक्नोलॉजी आती है, पुरानी चीज़ें जो आज नहीं है कल पुरानी हो जाती हैं। और कोई चीज़ अब आप जहाँ कह रहे एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है, अब कभी तक ये कहा जाता था कि कोई बच्चा का अगर ज़्यादा पढ़ता है और किताबी कीड़ा हो जाता था, और जब वो उस किताब का जो उसने ज्ञान ग्रहण किया है उस पर जब वो बोलता था तो ये लोग कहते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किताबी कीड़ा है, पढ़ा करके कर दिया। लेकिन आप देखिए आज उसकी ज़रूरत क्या हुई। आप एआई से क्या नहीं क्रिएट करते, फिल्में बनने लगी हैं, आप स्टोरीज लिख सकते हैं। आप एआई का जो है आपको जितने आप दक्ष होंगे अपने काम में, एआई की पढ़ाई जितनी आप करेंगे और जितने दिन होंगे, तो ये एक पूरी जिस तरह से डिजिटल युग आया है उसी तरह एआई का युग आ चुका है। एआई का युग आ चुका है। जिस तरह हम कई लोग कलम से ही काम करते थे, हमें कंप्यूटर नहीं छूना, हमें लैपटॉप नहीं छूना, उन सबको आज वो करना पड़ रहा है। आज आप देखेंगे आइंदा भारत पे एक बहुत अच्छी चीज़ें देखने को मिली है, वो ये है कि दुनिया में कोई नया इजाज़ होता है, कोई नया इजाज़ होता है, अन्वेषण होता है, तो भारत में साल 2 साल के अंदर तो विकसित हो जाता है, सारे लोग पढ़ने लग जाते हैं, देखने लग गए। दुनिया भर में अभी ये हाल होने लग गया। तो हम जो एआई के जो गुण हैं, जो उसकी गुणवत्ता है, उसको ग्रहण करने में हमें समय नहीं लगेगा। और मेरा मानना है कि एआई के युग में भारत बहुत बड़ा राष्ट्र सिद्ध होगा। जिस तरह आईटी बना था उसी तरह भारत के जो प्रवीण युवा वर्ग है वो आगे चल करके आप देखिएगा को बनेंगे कि वो एआई के अग्रणी देशों में भारत होगा। सर 10 में से इस बजट को कितने नंबर देंगे, और ऐसे ही वो कौन सी चीज़ है, ऐसे वो कौन से प्रावधान है जो आपको लगता है कि इस बजट में या फिर आने वाले जो अगले हफ्ते जो बजट जो निर्मला जी पेश करेंगी उसमें वो होना चाहिए? देखिए, बजट जो होता है केंद्र का बजट होता है। आजकल जीएसटी ये सब नहीं है। पहले जो राजस्व का, जो राज्य का राजस्व का था, तो वो सेल टैक्स से आता था, रॉयल्टी से आया करता था, और विभिन्न किस्म के जो म्यूनसिपल टैक्सेस होते थे और कई तरह के टैक्सेस। अब ये जीएसटी के बाद होता है, ये पैसा जाता है केंद्र में, वापस आता है आपको पास। सवाल ये है कि ये सामंजस्य जो है, वित्त आयोग जो है उसको ये देखना पड़ेगा
कि आप कितना राज्य के लिए छोड़ते हैं और कितना आप केंद्र सरकार के छोड़ते हैं। सवाल ये, जब तक सामंजस्य नहीं बनेगा तो कुछ राज्य जो है जिसके जिनकी डेवोल्यूशन से कमाई अच्छी होती है, जो केंद्र सरकार के जो अनुदान प्राप्त होता है, ये वो तो विकसित हो जाते हैं। लेकिन राजस्थान के जहाँ उद्योगों की कमी है और ऐसे उत्तर पूर्व में देखिए वहाँ उद्योगों की कमी है, तो वहाँ से जो डेवोल्यूशन के नाम पर जो राज्य सरकार को आता है वो पैसा नहीं। तो ऐसा आप देखिए कि गुजरात बहुत विकसित है, कर्नाटक बहुत विकसित है, महाराष्ट्र बड़ा विकसित है, लेकिन बंगाल उतना विकसित नहीं, असम उतना नहीं है। तो ये एक सामंजस्य बैठना चाहिए कि भाई जो राज्य का रेवेन्यू है, राज्य का जो राजस्व है, वो कहाँ तक और उसे बढ़ाने का क्या तरीका करेंगे, उसमें केंद्र सरकार क्या मदद करेगी। जब तक ये सामंजस्य नहीं बनेगा तो ये देखेंगे कि कुछ राज्य जो है वो बहुत विकसित हो गए और कुछ राज्य पीछे रह गए। उसका कारण ये है कि वहाँ पर आय का साधन वो केंद्र सरकार को जाता नहीं है, तो उनको पैसा भी नहीं आता। ये देखने की बात है। 10 में से कितने नंबर है? अब ये देखिए, बजट जो ऐसा है वो कभी किसी को संतुष्ट नहीं करता। एक वर्ग को संतुष्ट करता है, खुशी देता है, कभी खुशी कभी गम ये है। तो ऐसी स्थिति में मेरा मानना है कि लेकिन एक बड़ा जो तबका जो मुझे जो है वो जो टैक्स में वेतनभोगियों को जो लाभ मिला है, तो उसमें जो है मैं कम से कम 6 नंबर दूंगा 10 में से। ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश भंडारी जी। उनका साफ तौर पर कहना है, जैसा कि सर ने कहा कि बजट एक ऐसी चीज़ है कि वो हर तबके को वो खुश नहीं कर सकता। एक तबका खुश होगा तो दूसरा हो सकता है इससे नाराज़ हो, या दूसरे की उम्मीदें इतनी हाई हो जो शायद हो सकता है पूरी नहीं हो। लेकिन एक आम आदमी, एक मध्यम वर्गीय परिवार और जो वेतनभोगी जो लोग हैं, उनके लिए इस बजट में काफ़ी कुछ खास दिया गया है। सीनियर सिटीजन्स के लिए काफ़ी कुछ हम कह सकते हैं, गिफ्ट जो 50,000 से बढ़ा के 1 लाख रुपए छूट करी गई है वो काफ़ी अच्छी है। और जो जीवन रक्षक जो दवाइयाँ हैं, 36 से ज़्यादा ऐसी दवाइयों को टैक्स फ्री रखा गया है। तो जाहिर सी बात है, काफ़ी हद तक इस बजट को एक मध्यम वर्गीय परिवार, वेतनभोगी परिवार को खुश करने के लिए इसको दिया गया है। और जैसा कि सबको पता है, बिहार में, दिल्ली में इलेक्शन है, तो वहाँ का भी ध्यान रखा गया। कुल मिला के 10 में से 6 नंबर वाला ये बजट है। और हो सकता है आने वाले समय में जो तबका खुश नहीं है उसके लिए भी आने वाले समय में बजट में काफ़ी कुछ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया जाए। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।